बच्चों, पिछले अध्याय में हमने वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जाना। हमने देखा कि किस प्रकार बहुत से वित्तीय जो कार्य होते हैं उनको हम किस प्रकार से लेखाबद्ध करते हैं। अब ये वित्तीय विवरण हम बना तो लेते हैं, लेकिन उसके कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से हम इनका विश्लेषण करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं। और अब आज इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम इन वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य होता है और कौन कौन से लाभ हमको प्राप्त होते हैं जब हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि किस प्रकार जब हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं तो किन किन नियमों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। तो आइए इसके अर्थ पर एक नज़र डालें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वित्तीय विवरण में दिए गए जो तथ्य होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनको वैज्ञानिक रीति से या फिर किसी निश्चित प्रक्रिया के आधार पर उनको कहीं पे लिखना, फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन करना और ये पता लगाना तुलना करने के बाद कि परिवर्तन की दिशा क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, ये पता लगाना हो तो हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर सकते हैं। संपत्ति और दायित्व की स्थिति क्या है, यानी कि संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है या वृद्धि, या दायित्व के मूल्य में कमी हुई है या वृद्धि, इसका पता लगाना हो तो हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी वित्तीय क्रियाओं के लिए, बहुत सारी वित्त संबंधी स्थिति की का पता लगाने के लिए हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। जॉन एन मेयर्स के अनुसार वित्तीय विवरणों का विश्लेषण मुख्य रूप से किसी व्यवसाय के विवरणों के एक अकेले समूह द्वारा प्रकट किए गए विभिन्न वित्तीय तथ्यों के मध्य आपसी संबंधों का अध्ययन करना तथा विवरणों की एक श्रृंखला द्वारा प्रदर्शित इन तथ्यों की प्रकृति का अध्ययन करना है। फिने एवं मिलर के अनुसार वित्तीय विवरण के अंतर्गत कुछ निश्चित योजनाओं के अनुसार तथ्यों का विभाजन करना, निश्चित परिस्थितियों के अनुसार उनको वर्गों में विन्यासित करना तथा फिर सुविधाजनक एवं सरलता से पढ़ने एवं समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना सम्मिलित है। तो हमने देखा कि बहुत सारे वित्तीय विवरण इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा सके। ओवरऑल हम इसका एक ये उद्देश्य कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य उद्देश्य होते हैं वित्तीय विवरण बनाने के। आइए इन पर एक नज़र डालें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उपार्जन क्षमता का पता लगता है, यानी कि कंपनी की उपार्जन क्षमता क्या है, भविष्य में उसकी क्या स्थिति होगी, ग्रोथ करेगी या डाउन हो रही है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम पूरा का पूरा लाभ हानि, पूरा का पूरा उसकी पूरी संपत्ति और दायित्व सब चीज़ पता कर लेते हैं। एक सीधे साधारण शब्दों में कहे तो हम कहते हैं ना कि किसी का कच्चा चिट्ठा निकाल लिया, बिल्कुल वही स्थिति फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है। पूरी की पूरी जानकारी हमको इससे पता चल जाती है और एक सीधे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं कि कंपनी का भविष्य क्या है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है सुरक्षा और शोधन क्षमता का अध्ययन हो जाता है। बहुत आसानी से पता चल जाता है कि इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्ट किया है कंपनी में, जो पैसा लगाया है, उसके रिटर्न होने की कितनी संभावना है, क्या पोजीशन है, कंपनी की शोधन क्षमता कितनी है, कितना इन्वेस्टर्स का पैसा सुरक्षित है उस कंपनी में, ये बहुत आसानी से हम पता लगा लेते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका ये होता है कि बजट निर्माण। अब क्योंकि कंपनी की पूरी वित्तीय स्थिति हमने पता लगा ली तो बहुत आसानी से फिर हम एक योजना बना सकते हैं, कंपनी के लिए कोई नियोजन कर सकते हैं या फिर बजट का निर्माण कर सकते हैं। ठीक उसी तरह इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कंपनी के मजदूरों के लिए। पहले भी हमने देखा जब वित्तीय विवरण वाला चैप्टर हम देख रहे थे कि कंपनी का जो श्रमिक संघ होता है अब वो भी एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी अगर ग्रोथ कर रही है तो उसका एक थोड़ा बहुत लाभ मजदूरों को भी, श्रमिकों को भी मिलना चाहिए। तो वो जब कंपनी के जो स्वामी होते हैं उनके सामने जब डिमांड रखें तो कितनी रखें, कितने अपने वो सैलरी में वृद्धि की मांग करें, ये सब चीज़ों को करने से पहले एक बार उनको वित्तीय विवरणों की जानकारी हो जाना, उनके एनालिसिस की जानकारी हो जाना भी बहुत ज़रूरी होता है।
अब बात करें अगर हम तुलनात्मक अध्ययन की, तो ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। 2 समय के या कहे कि 2 वर्ष के वित्तीय विवरणों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि गत वर्ष से इस वर्ष कंपनी की पोजीशन क्या है, कमी हुई है, ग्रोथ हुआ है कंपनी में, या कंपनी कहीं डाउन लेवल पे जा रही है। इन सब बातों को हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण बात इसके अंतर्गत ये भी आती है कि आर्थिक विकास का ये आधार बनता है। कंपनी की वास्तविक आर्थिक स्थिति का हम पता लगाते हैं, और अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, और अगर अच्छी ग्रोथ हो रही है तो क्या कारण है और किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो जो कार्य है जिसकी वजह से कंपनी विकास कर रही है उसको बनाए रखा जाए या और अधिक विकास का प्रयास किया जाए। तो ये सब चीज़ें तभी संभव हो पाती है जब हम कंपनी के पूरे फाइनेंशियल पोजीशन का एक अच्छा एनालिसिस तैयार कर पाते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम महत्व की बात करें, तो जैसे कि हमने वित्तीय विवरणों के महत्व के बारे में देखा, अलग अलग तरह के लोगों के लिए इसका अलग अलग महत्व होता है। बात करें अगर हम प्रबंधकों के लिए इसके महत्व की, तो हम देखते हैं कि एक प्रबंधक जो होता है उसके ऊपर पूरी कंपनी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए उसको अलग एक मैनेजमेंट तैयार करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। अब ऐसी कंडीशन में जबकि उसको महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, तो उसको कंपनी की कम से कम फाइनेंशियल पोजीशन तो पता होनी चाहिए जिसके आधार पर वो कोई निर्णय ले सके। तो प्रबंधकों के लिए भी ये एनालिसिस काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि कंपनी के जो अंशधारी होते हैं, अब क्योंकि उन्होंने कंपनी में अपना पैसा लगाया है, तो उनको कम से कम कंपनी की शोधन क्षमता का पता तो होना ही चाहिए। कितना सुरक्षित है उनका पैसा, लगे रहने देना है कि निकाल लेना है, या भविष्य में और पैसा उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें, ये सारे निर्णय वो तभी ले पाता है जब कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनका वो एनालिसिस कर पाता है। तीसरा एक महत्व लेनदारों के लिए है। लेनदार जो क्रेडिटर है, जिन्होंने कंपनी को ऋण दे रखा है या कंपनी का उनके प्रति कुछ उत्तरदायित्व बन रहा है, उनको भी हमेशा ये डर लगा रहता है कि कंपनी उनके उत्तरदायित्वों का भुगतान कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या नियत तिथि या नियत समय जो उन्होंने कंपनी ने लेनदारों को दिया है उस तिथि तक वो उस दायित्व का भुगतान कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो एक अनुमान लगाने के लिए कम से कम एक अनुमान लगाया जा सके, पता लगाया जा सके कि हाँ कंपनी देने की स्थिति में है और भविष्य में भी उसको इस तरह के ऋण दिए जा सकते हैं। तो इन सभी बातों के लिए एक एनालिसिस तैयार करना, फाइनेंशियल एनालिसिस तैयार करना जरूरी होता है। इसी तरह कुछ अन्य पक्षकार भी कंपनी के ऐसे होते हैं जिनका कंपनी से सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी से जुड़े होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी जाना जबकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टार्ट कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे अन्य पक्षकार होते हैं जिनको अपने कार्य को करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना, उसको ध्यान में रखना या उसका एक एनालिसिस तैयार करना जरूरी होता है। अब महत्व के बाद बात करें अगर हम इनकी सीमाओं की, तो हमने देखा महत्व तो इसके बहुत है, बहुत सारे लाभ, बहुत सारे उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी सीमाओं की, इनके दोष की, तो कुछ दोष भी इसके अंतर्गत हैं। जैसे कि पहला दोष हम ये कह सकते हैं कि इनके जो परिणाम होते हैं वो अविश्वसनीय होते हैं। हमने देखा था कि इंटरनल एनालिसिस भी हम करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस भी करते हैं। ये ऐसे एनालिसिस होते हैं जिसमें कई बार हम संबंधित जानकारी अन्य पक्षकारों से प्राप्त करते हैं। उन पक्षकारों ने जो जानकारी दी है क्या वो बिल्कुल सही है, क्या वो विश्वसनीय है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, ये कह पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। तो फिर उस जानकारी के आधार पर तैयार किया गया एक विश्लेषण क्या सही जानकारी प्रस्तुत कर पा रहा है, ये कह पाना भी मुश्किल है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि परिणाम अविश्वसनीय हो सकते हैं। दूसरी इसकी एक सीमा ये हो सकती है कि ये गुणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं समंकों के रूप में, संख्याओं के रूप में, मौद्रिक रूप में ये पूरा का पूरा विवरण प्रस्तुत तो कर देते हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से कहा जाए कि वृद्धि हुई तो क्यों हुई, क्या कारण बने, कमी हुई तो क्यों हुई, क्या प्रॉब्लम थी, इस तरह के जो विश्लेषण है उनको प्रस्तुत कर पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। इसी तरह एक सीमा इसकी यह है कि अपूर्ण सूचनाओं पर आधारित होती है।
कई बार बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं, बहुत से महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं उनको एनालिसिस करना हम भूल जाते हैं या किसी अन्य कारणवश छोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होता है और एक्चुअल जो पोजीशन उसको दिखानी चाहिए थी, कंपनी के फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको जो शो करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं शो कर पाता है। ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि जो इसके अंतर्गत सार्वभौमिकता का अभाव होता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हर टाइप के फर्मों पे लागू होगा या उनके लिए ज़रूरी होगा, या बिल्कुल ऐसे ही स्टेटमेंट पार्टनरशिप फर्म भी बनाएगी, कंपनी भी बनाएगी और अदर जो फर्में होती हैं वो बनाएंगी। डिपेंड करता है कि कंपनी की प्रकृति क्या है, उसका व्यापार क्या है, उसकी स्थिति किस तरह की है, उसकी पोजीशन क्या है, विस्तार कितना है, उसका बहुत सारी ऐसी दशाएं होती है जिस पे डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट उसको बनाना है, ज़रूरी है या नहीं। तो सार्वभौमिकता का इसमें अभाव पाया जाता है, ये कहा जा सकता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि वित्तीय विश्लेषण मूल्य परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम इसको शामिल कर सकते हैं कि अगर वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये एनालिसिस जो इनकी वैल्यू है, जो समंक हमने इसमें लिख चुके हैं, वो कहीं ना कहीं परिवर्तित होने की एक प्रवृत्ति रखते हैं, उनमें चेंजेस हम देख सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इसके दोष या सीमा के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कुल मिलाकर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये ओवरऑल पूरी की पूरी कंपनी के फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है उसको प्रस्तुत करते हैं। हमने देखा कि लाभ हानि में भी पूरा विस्तृत ब्यौरा इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। आय व्यय का पूरा ब्यौरा जो है वो आय विवरण के अंतर्गत प्रस्तुत कर दिया जाता है। स्थिति विवरण में पूरी की पूरी संपत्ति और दायित्व का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। तो कुल मिलाकर यही चीज़ें तो हैं जो किसी कंपनी के संचालन में सहायक होती हैं या जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमने कंपनी की एक वित्तीय स्थिति की सही जानकारी हासिल कर ली। तो ये सारे स्टेटमेंट, चाहे हम आय विवरण की बात करें, लाभ हानि विवरण की बात करें, स्थिति विवरण की बात करें, ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट होते हैं इनका एक प्रॉपर एनालिसिस करके हम बहुत अच्छे से कंपनी के एक फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके आधार पर हम कंपनी के लिए भविष्य में नियोजन कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं और साथ साथ बजट का निर्माण भी हम इन्हीं के आधार पर कर सकते हैं। बात करें अगर हम विवरणों के विश्लेषण के प्रकार की, तो ये अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहले आधार की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वित्तीय विवरणों की प्रकृति और प्रयुक्त सामग्री के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग? पहला बाह्य विश्लेषण जिसे हम एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं और दूसरा आंतरिक विश्लेषण जिसे हम इंटरनल एनालिसिस कहते हैं। पहले प्रकार पर अगर हम एक नज़र डालें तो हम पाते हैं कि वास्तव में एक्सटर्नल एनालिसिस यानी कि बाह्य विश्लेषण उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनका सीधा संबंध किसी फर्म या कंपनी जिसके एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं उससे नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये किसी न किसी रूप से या हम कहें तो अप्रत्यक्ष रूप से उस फर्म, संस्था या उपक्रम से जुड़े होते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम कहें तो कंपनी को जो ऋण देने वाला व्यक्ति होता है, कंपनी का जो ऋणदाता होता है, वो एनालिसिस करना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि कंपनी की स्थिति कैसे है, उसको ऋण दिया जाए या ना दिया जाए। सरकार अगर चाहे तो किन्हीं न किसी बातों का पता लगाने के लिए कई बार फर्मों का एनालिसिस करवाना चाहती है, विश्लेषण करवाना चाहती है। इसी तरह से कई पक्षकार ऐसे होते हैं जो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उन व्यक्तियों के द्वारा विश्लेषण किया जाता है जिनकी सीधी पहुंच उपक्रम तक नहीं होती है, जो वास्तव में इंटरनल पोजीशन क्या है कंपनी की ये नहीं जान पाते, वो एक्सटर्नल एनालिसिस कंपनी का करवाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये भी है कि इसका जो विश्लेषण है ये मुख्य रूप से जिन अभिलेखों के द्वारा किया जाता है वो अभिलेख होती है अंकेक्षकों की रिपोर्ट, जिसके बारे में हमने कंपनी संबंधी जो अध्याय हमने पढ़ा वहाँ पर भी हमने जाना था।
संचालकों की रिपोर्ट हो सकती है, जिसके बारे में हम वाणिज्य विषय में अक्सर पढ़ते रहते हैं। और इसी प्रकार जो इनके रिपोर्ट पर आधारित जो अन्य विवरण होते हैं उनके आधार पर भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन इस तरह का एनालिसिस करता है, कौन कौन एक्सटर्नल एनालिसिस करता है, तो जैसे कि हमने पहले जाना कि जिनका सीधा संबंध कंपनी से नहीं होता लेकिन कहीं ना कहीं वो अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी से जुड़े होते हैं, जैसे कंपनी के जो विनियोक्ता होते हैं, जो कंपनी में विनियोग करना चाहते हैं, ऋणदाता जो होते हैं, या साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि कुछ सरकारी एजेंसियां भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा कर सकती हैं, और बहुत सारे शोधकर्ता भी होते हैं। आप देखते होंगे कई बार जो रिसर्चर होते हैं वो कहीं जाकर थोड़ी बहुत कंपनी की स्थिति का पता लगाते हैं। आप जब अपने इस पूरे विषय के अंत में देखेंगे तो प्रयोजना कार्य से संबंधित कुछ विषय आपको दिखाई देंगे। प्रैक्टिकली टीचर आपको प्रयोजना कार्य करवाएंगे भी स्कूलों में, तो वहाँ पर आप एक छोटे से ये कहा जा सकता है कि शोधकर्ता के रूप में आपकी एक स्थिति रहेगी, और आप भी चाहे तो इस तरह के अगर विवरणों का विश्लेषण करना चाहे तो किसी कंपनी में, फर्म में या किसी संस्था में जाकर विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा, हम इसके विश्लेषण की बात तो हमने देखा इंटरनल एनालिसिस होता है, यानी कि आंतरिक विश्लेषण होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनका डायरेक्ट संबंध उपक्रम से उस कंपनी से होता है, जो कंपनी के या तो सदस्य होते हैं या फिर संचालक मंडल में कहीं उनकी कोई स्थिति रहती है या प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। तो क्योंकि ये इंटरनली जुड़े हुए होते हैं कंपनी से, बाहर से इनको किसी प्रकार के किसी दस्तावेज की, किसी जानकारी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये आंतरिक रूप से कंपनी के जो वित्तीय विवरण होते हैं उनका विश्लेषण कर सकते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये वही व्यक्ति है जिनके बारे में हमने बात की है, कंपनी के सदस्य होते हैं, संचालक होते हैं, कंपनी का प्रबंधक होता है, ये सारे लोग ही आंतरिक विश्लेषण का कार्य करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात अगर हम दोनों को कंपेयर करके देखें, आंतरिक विश्लेषण और बाह्य विश्लेषण की, तो ये तो हम बहुत साफ तौर पे कह सकते हैं कि आंतरिक विश्लेषण जो होता है, क्योंकि वो कंपनी से जो डायरेक्ट संबंध रखते हैं उन लोगों के द्वारा किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो शुद्धता है इंटरनल एनालिसिस की, वो एक्सटर्नल एनालिसिस की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होती है। तीसरा, इसका जो वर्गीकरण है वो है विश्लेषण के आधार पर। तो विश्लेषण के आधार पर भी इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो दीर्घकालीन विश्लेषण, लॉन्ग टर्म एनालिसिस, और दूसरा होता है अल्पकालीन विश्लेषण यानी कि शॉर्ट टर्म एनालिसिस। अब अगर हम बात करें दीर्घकालीन विश्लेषण यानी कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस की, तो वास्तव में ये एक ऐसा विश्लेषण होता है जो दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन के लिए किया जाता है। जब कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उसके लिए जब हम एनालिसिस करते हैं वित्तीय विवरणों का, तो वो लॉन्ग टर्म एनालिसिस के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके विपरीत जब थोड़े समय के लिए, अल्प अवधि के लिए अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है और उसके लिए विश्लेषण की जरूरत पड़ती है, एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, तो वो जो एनालिसिस होता है वो शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंतर्गत आता है। अब अगर हम देखें कि दीर्घकालीन जो विश्लेषण होते हैं उससे हम किन किन बातों का पता लगाते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस में हम कंपनी की जो दीर्घकालीन शोधन क्षमता होती है, दीर्घकालीन लाभदायकता होती है, या दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति होती है, दायित्व या संपत्ति की जो स्थिति होती है, उसका हम पता लगाते हैं इस एनालिसिस के द्वारा। लेकिन जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस की, तो इन्हीं सबको हम शॉर्ट टर्म के लिए पता लगाते हैं, इसे अल्पकालीन नियोजन के लिए या अल्पकालीन शोधन के लिए, अल्पकालीन लाभदायकता के लिए, इन सब का पता लगाने के लिए हम शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते हैं। तीसरे इसके प्रकार पर हम नज़र डालें तो तीसरा जो वर्गीकरण है वो है कार्यविधि के आधार पर। अब कार्यविधि के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है इसे। पहला क्षैतिज या समतल यानी हॉरिजॉन्टल और डायनामिक टाइप का ये होता है। और अगर हम इसको विस्तार से समझें तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसा एनालिसिस होता है जो कई वर्षों के वित्तीय विवरणों की तुलना करता है। जब हम इसके क्रियात्मक प्रश्न बनाएंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार विभिन्न वर्षों की इसमें तुलना की जाती है। दूसरी किसकी विशेषता ये भी है कि जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि आंकड़ों में किस प्रकार वर्ष के दौरान कमी या वृद्धि हुई है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी जान लेना जरूरी है यहाँ कि ये जो कमी और
वृद्धि होती है आंकड़ों में, वो केवल संख्यात्मक रूप में केवल कितनी वृद्धि है, कितनी कमी हुई, इतना ही प्रकट नहीं करती, बल्कि उसको हम प्रतिशत के आधार पर भी यहाँ पर व्यक्त करते हैं जब हम यहाँ पर क्षैतिज या समतल एनालिसिस करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा एनालिसिस होता है जिससे कंपनी की पूरी दिशा का पता चल जाता है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, संपत्ति या दायित्वों की क्या स्थिति है, पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष कंपनी की क्या स्थिति है। तो बहुत सारी वित्तीय जानकारियाँ इससे प्राप्त हो जाती है। दूसरा, हम अगर यहाँ पर देखें तो ये जो है ये शीर्ष या लंबवत भी हो सकता है, इसका दूसरा टाइप, जिसे हम कहते हैं ये वर्टिकल या स्टैटिक टाइप भी हो सकता है। इसके बारे पे अगर हम इसमें एक नज़र डालें कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि केवल एक वर्ष का ही वित्तीय जो विवरण है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी रहती है, और साथ ही साथ एक अवधि का ही हम ये, क्योंकि एक वर्ष की जानकारी है, यानी कि एक निश्चित अवधि जो भी कंपनी की होती होगी, चाहे वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे या 1 अप्रैल टू 31 मार्च बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे, लेकिन एक वित्तीय वर्ष की ही वो स्थिति को दर्शाता है। एक विशेषता इसमें यह भी आती है, यहाँ पर क्योंकि केवल एक वर्ष के आंकड़ों को ये प्रदर्शित करता है, इसलिए कई बार इसे स्थिर विवरण भी कहा जाता है। और साथ ही साथ ये एक ऐसा विवरण है जिसमें मदों को कुल संपत्ति और कुल दायित्व के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आगे जब हम क्रियात्मक प्रश्नों को बनाएंगे तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार हमने संपत्ति और दायित्व को के प्रतिशत के आधार पर विभिन्न मदों को वहां पर प्रस्तुत किया है। तो हमने देखा कि क्षैतिज विवरण जो होता है उसकी अपनी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, फिर हमने जाना कि शीर्ष विवरण जो होता है उसकी अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वास्तव में क्षैतिज और शीर्ष दोनों के बीच अंतर क्या है, क्योंकि अंतर जान लेने के बाद आप दोनों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। क्षैतिज विश्लेषण एवं लंबवत विश्लेषण के मध्य अंतर। आधार: समय के आधार पर क्षैतिज विश्लेषण इस प्रकार के विश्लेषण प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक लेखांकन अवधि के वित्तीय विवरणों का प्रयोग होता है, जबकि लंबवत विश्लेषण प्रक्रिया में केवल 1 वर्ष के वित्तीय विवरणों का प्रयोग होता है। दूसरा, मदों के आधार पर क्षैतिज विश्लेषण में विवरणों की एक ही मद की तुलना विभिन्न समय अवधि पर की जाती है, जबकि लंबवत विश्लेषण में एक ही समय के वित्तीय विवरणों की विभिन्न मदों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, उपयोगिता के आधार पर क्षैतिज विश्लेषण का उपयोग काल श्रेणी के विश्लेषण के लिए किया जाता है, जबकि लंबवत विश्लेषण का प्रयोग एक ही वर्ष के अंतर विभागीय विश्लेषण के लिए किया जाता है। चौथा, विश्लेषण की प्रवृत्ति के आधार पर इस प्रकार की विधि का प्रयोग क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण के लिए किया जाता है, जबकि लंबवत विश्लेषण विधि का प्रयोग स्थैतिक यानी लंबवत विश्लेषण के लिए किया जाता है। पांचवा, सूचना के आधार पर क्षैतिज विश्लेषण के अंतर्गत राशि और प्रतिशत दोनों रूपों में सूचना उपलब्ध कराई जाती है, जबकि लंबवत विश्लेषण के अंतर्गत सूचना प्रतिशत या अनुपात के रूप में व्यक्त की जाती है। तो आपने देखा कि क्षैतिज और शीर्ष दोनों तरह के वित्तीय विवरणों में क्या अंतर है। अब आइए देखते हैं कि ये जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं उनके उपकरण क्या है, यानी कि टेक्निक कौन कौन सी हम यूज करते हैं। तो बात करें हम इनके उपकरणों की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई तरह के लगभग 6 से 7 तरह के उपकरण इसके होते हैं, जिसमें सबसे पहला है तुलनात्मक पत्रक, दूसरा है सम आकार विवरण, तीसरा है प्रवृत्ति विश्लेषण, चौथा है अनुपात विश्लेषण, पांचवा है रोकड़ प्रवाह, छठवां है कोष प्रवाह और सातवां हम देख रहे हैं यहाँ पर सम विक्षेप बिंदु। तो इतने सारे टेक्निक, इतने सारे उपकरण होते हैं, बहुत बड़ा इसका बहुत एक विस्तृत और व्यापक क्षेत्र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर अपने अध्याय में केवल 2 तरह के उपकरणों का ही प्रयोग करेंगे। एक तो सबसे पहला यानी कि तुलनात्मक पत्रक और दूसरा सम आकार विवरण।
तो आइए सबसे पहले हम तुलनात्मक पत्रक पर एक नज़र डालें, देखें कैसा विवरण है ये, किस तरह से ये बनाया जाता है और इसके अंदर कौन कौन से अन्य विवरण शामिल होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नज़र डालें तुलनात्मक विवरण की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तव में ये वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक बात यहाँ पर और जान लेना चाहिए कि इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक समंकों का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक जो समंक होते हैं उनके गत वर्ष की राशि और चालू वर्ष की राशि दोनों को प्रस्तुत किया जाता है। बात करें अगर हम तुलनात्मक विवरण क्यों बनाए जाते हैं, तो हम एक नज़र डालेंगे इनके उद्देश्यों पर। किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक विवरण पत्र बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य हम देखते हैं कि तुलनात्मक विवरण पत्र बनाने से एक तो आंकड़े सरल और बोधगम्य हो जाते हैं। जैसे कि हमने वित्तीय विवरणों के अंतर्गत जो हमारा पिछला चैप्टर था वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे आंकड़े ऐसे होते हैं जो कहाँ से आ गए हैं बैलेंस शीट में, कहाँ से आ गए हैं वित्तीय विवरण में, कई बार पता नहीं चलता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको सरल बनाना, उनको समझने योग्य बनाना कि कहाँ से वो आंकड़े प्राप्त हुए, उसके लिए विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। दूसरा इसका एक उद्देश्य ये हो सकता है कि ये विवरण विक्रय, आय और व्यय में परिवर्तन की प्रकृति को दर्शाते हैं। हम आय के लिए भी बनाएंगे और व्यय के लिए भी। तो यहाँ पर जो विवरण बनेगा वो आय और व्यय की दिशा में क्या परिवर्तन हो रहा है, उनकी प्रकृति क्या है, यानी कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, इसको भी प्रदर्शित करते हैं। तीसरा एक इसका उद्देश्य हम ये कह सकते हैं कि ये विवरण व्यावसायिक इकाइयों की कमियों और उनके कमजोर पहलुओं पर भी प्रकाश डालते हैं। कंपैरेटिव एक यहाँ पर हम स्टेटमेंट बना देते हैं, तुलनात्मक रूप से हम उसको समझ पाते हैं, देख पाते हैं, हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है, और इसके आधार पर हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वास्तव में कंपनी किस ओर जा रही है, उसकी स्थिति क्या है, और भविष्य की भी बहुत सारी चीज़ों का पूर्वानुमान लगा पाने में ये सहायक होते हैं। एक चीज़ यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि तुलनात्मक विवरण के द्वारा एक तो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और इसी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये बजट बनाने में सहायक होते हैं। हमने पहले भी कई अध्यायों में पढ़ा कि बजट बनाने से पहले पूर्वानुमान लगा लेना बहुत ज़रूरी होता है और उसी अनुमान के आधार पर फिर हम एक अपना बजट तैयार करते हैं। तो क्योंकि वित्तीय विवरण कुल मिलाकर सारे आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व का एक लेखा जोखा प्रस्तुत कर देता है, तो उन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम भविष्य के लिए बजट का निर्माण भी कर सकते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे इनके उद्देश्यों की कि क्यों बनाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण जो होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से विवरण बनाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से ये किसी फर्म की आय और लाभ हानि के लिए बनाए जाते हैं, तो उनसे संबंधित विवरण ही इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र डालें तुलनात्मक आय विवरण की। तो इसमें ये जो तुलनात्मक आय विवरण होता है वो वास्तविक रूप में जो आय का जो पूरा का पूरा ब्यौरा होता है उसको प्रस्तुत करता है। किन किन मदों को हम इसमें शामिल करते हैं एक बार अगर देखें तो यहाँ पर शुद्ध विक्रय, बेचे गए माल की लागत, सकल लाभ हानि, संचालन व्यय, प्रशासनिक व्यय और इस तरह के जो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं वो गत वर्ष के और चालू वर्ष के इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं और उसके बाद प्रतिशत के आधार पर इनको व्यक्त किया जाता है। ये सारी जो मदें होती हैं वो बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित एक प्रारूप के अनुसार हमको बनाना होता है। तो आइए देखते हैं कि जब हम तुलनात्मक आय विवरण बनाते हैं तो उसका प्रारूप कैसा होता है।